ये महानगर मुंबई है। इंसानों के इस रेले में कौन कहां किस नियत से जा रहा है अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर हाँ, इस शहर में इंसान और उसकी नियत और प्लानिंग दो ही सूरतों में सामने आती है। या तो जब कोई सफलता की बुलंदी छू जाता है, या जब कोई अपराध की कालिख से अखबार को रंग देता है, टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज का बवंडर छोड़ देता है। पर तब तक इस महानगर मुंबई में कौन कहां क्यों जा रहा है, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिंदगी में प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम सही प्लानिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किस हद तक जाते हैं। सुषमा, चलो खाना खा लो, फिर दवाइयाँ भी खानी है। लो। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, खाना तो पड़ेगा ही ना। दवाइयाँ भी खानी है, खा लो। आदमी लोग का इंतजाम हो गया? देख, मैंने धूर देख लिया है। सब खातिर लायक है ना? कहाँ मिलने का पता है? हाँ तो पहुंचो, पोल पे पहुंचो, मैं निकल रहा हूं। खा लो। क्या आप कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ जल्दी। दवाइयाँ भी खा लेना 10 मिनट के बाद। हाँ, स्टेशन चलेगा? चलना यार। नहीं जाना भाई। अरे भाई, बिठाएगा नहीं तो कमाएगा कैसा? भाई मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी, नहीं जाना। हाँ भाई बोलो, कहाँ पहुँचना है? मैं बाड़ा की चौल पहुँचता हूँ। ओके। अभी देख मैं कैसे मारता हूँ। बोला था ना तेरे को। अरे मैं आया, एक मिनट। हेलो, हाँ दादा बोलो। अरे नहीं दादा, आपकी बार कोई गड़बड़ नहीं होगा। आई शपथ दादा। ओके ओके भाई, दादा का फोन आया, चल आते हैं हम लोग। हेलो, ठीक है, मिलते हैं सर। दादा, हाँ, ये आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। साहब, मैं 12:32 की विरार लोकल से उतरा। थोड़ी बहुत भीड़ थी। मैं 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर उतर कर मैं बाहर निकला। बाहर रोड पर गया तो कुछ लोगों ने कहा देखो खून बह रहा है। सब तब जाके मेरा ध्यान गया। किसी को देखा आपने? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। कब हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं चला। कोई सामान चोरी हुआ है? पर्स, मोबाइल, घड़ी, चेन? नहीं साहब, सब कुछ है, मोबाइल सब कुछ है। किसी के साथ दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं साहब। ठीक है, जादव सर, इनकी कंप्लेंट लिखूँ क्या? ओके सर, जाइए आप। धन्यवाद सर। कमाल है, दिन दहाड़े किसी ने चाकू मार दिया और पता भी नहीं चला। कुछ चोरी भी तो नहीं हुआ है। शायद इस हमले की वजह कुछ और ही है। एनीवेज, गोरेगांव स्टेशन के बाहर जो रास्ता है, वहां अगर कोई सीसीटीवी मिलता है तो उसका फुटेज चेक करो। सर। वो तो कहां चला जाऊं? सड़क पे जाऊं, भीख मांगू? ये सब मेरा किसको दोगी? तुझे तो ना मैं एक ठेला नहीं दूंगी, समझा ना? जितने उड़ाने थे बिजनेस के चक्कर में बहुत उड़ा लिए। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ? अरे इसी हद से तो मांग रहा हूं, बेटा हूं। पापा की पेंशन सेविंग्स कहां चिता पे लेके जाओगी? अरे हाँ, छाती पे लेकर जाऊंगी, लेकिन ना तुझे एक ठेला नहीं देने वाली हूँ। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। गलती का इनाम नहीं मिलता रे, आदमी बदल। ये काम होना बहुत जरूरी है। मिलने के ठिकाने पे पहुंच रात को।
लगता है अम्मा जी सो रही हैं। माँ जी क्या हुआ आपको? मम्मी उठो। क्या हुआ ये सब? आ गया तू। मम्मी चुप हो गई। पड़ गई तेरे कलेजे को टन। बहुत झगड़ा करता था ना तू मम्मी से। ले अब कर ले झगड़ा। मम्मी जी। पहले पैसे यार, आरती का सामान ले ले। हरिओम ईश्वर है ना, जल्दी जाना। जी जा। ओ दिलीप, कहाँ रह गया? अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। ओए, इतनी जल्दी क्यों मची तुझे? क्या बात कर रहे हो जिया जी? लाश यहाँ रख के कीर्तन करना है आपने? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। क्या बोल रहे तू? माँ थी हमारी। मालूम है किसकी माँ थी। शमशान का काम जल्दी निपटाओ जीजा जी, उसके बाद वकील को बुलाओ। वसीयत पे पता नहीं क्या लिख के गई हैं, बंटवारा भी तो करना है ना। आपकी मदर ज्योति राणा, उन्होंने अपना ये घर जो है बैंक में जो भी नकदी है वो अपनी बेटी उषा के नाम किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग के नाम भी कुछ करके ही गए होंगे। पुश्तैनी जेवर जो है वो 2 हिस्सों में बांट कर गई है, आधे उषा के नाम और आधे आपके नाम। लेकिन जेवर है कहाँ? अलमारी में तो है नहीं। जेवर बैंक के लॉकर में, और ये उसका अथॉरिटी लेटर। और चाबी? ये चाबी। जिया जी आओ, आओ चलो। बॉय कुलबीर, मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से। तू अंदर जा, मैं अटेंड करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा गाड़ी इधर ही लगा लीजिए। सर जी क्या बताऊं, सारे गहने लेके फरार हो गया वो। ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ था। हाँ सर, साथ में ही था, पर लॉयर से मिलने के बाद हम दोनों साथ ही बैंक गए थे। वहां मैं गड्डी पार्क ही कर रहा था कि मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से। मैंने कुलबीर से कहा तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर जी कि वो आदमी एक नंबर का कमीना है। उसने कहीं गहने छुपा दिए और खुद कहीं निकल गया। और ये सब कुछ उसने 10 मिनट में किया। सर जी वो आदमी कुछ भी कर सकता है, और मुझे तो लगता है कि माता जी को भी। ठीक है अनुज, इनसे कुलबीर राणा की डिटेल्स ले लो, फोटोग्राफ्स वगैरह जो कुछ मिले वो, और बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगा लेना। जी सर। मां से पैसों के लिए दुश्मनों की तरह लड़ने वाला कुलबीर जेवर हाथ लगते ही फरार हो गया। वसीयत में जिसे न फ्लैट मिला न नगद, उस लालच के मारे बेटे के लिए 70 लाख के गहने लेकर फरार हो जाना संभव लगता है। उधर एक बेटे ने एक मां खोई, इधर एक मां बेटी की तलाश में पटना बिहार से इस ईट गारे के जंगल में आ पहुंची। नहीं तो बहुत ही बदबू मार रहा है। ये कहाँ रह रहे हैं भैया? बहन जी, हाँ ये 32/205 कहाँ है? ये है जी, यहाँ तो ताला लगा है। हमारा बेटा पवन रहता है यहाँ। हाँ, यहाँ तो हफ्ते भर से ताला लगा है। पता नहीं आपका बेटा पवन कहाँ गया, कुछ बताकर नहीं गया। माँ, अरे माँ, ये सब छोड़ो, ये हम कर लेंगे। हमने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है।
आप जब मन करे हमसे बात कर लेना। ठीक है बेटा। दही चीनी। हाँ ला। अरे इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप खाना पड़ेगा। चलो सगन होता है, मुंह खोलो। मुंबई में नौकरी मिलते ही तुमको और अन्नी दोनों को उधर ही बुला लेंगे। हम क्या कह रहे हैं विधवा, 2-4 महीना और रुक जाते, यहाँ पटना में ही नौकरी ढूंढ लेते। 2 साल से MBA करके बैठे हैं और रुके तो सुसाइड कमिट कर लेंगे। पगला गए हो का? और वैसे भी माँ, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यूं समझ लो कि बुलावा आ गया। ठीक है बिटवा, खूब मेहनत करो और खूब कामयाबी पाओ। भारी चिंता में पड़ गए। जैसा सोच के आए थे वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक। कुत्ता वाला जिंदगी है इधर। क्या हुआ? जहाँ रह रहे हैं समझ लो कबूतर खाना है। कैसे रह रहे हैं कि हम ही जानते हैं। एक दिन नरक हो गया है अम्मा। हम तो कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ घर, जब भी तो यहाँ आए हैं। बहन जी मेरी मानो ना तो पुलिस में जल्दी रिपोर्ट करवा दो। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है ना। एक बार और मिला के दे। ये हमरे पवन की फोटो। तो आखिरी फोन 2 हफ्ते पहले आया था। जी सर। हाँ काम मिला है। अरे वाह बेटवा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रहने दो। क्या हुआ? मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटना लौट आए। अरे पर बात क्या है बेटवा? अम्मा फोन रखो, किसी का फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे पर बेटवा सुनो तो। कोई SMS या मैसेज? नहीं, पहले तो 1 हफ्ता फोन उठाया ही नहीं, पिछले 1 हफ्ते से फोन बंद आ रहा है। हाँ बस एक रोज मैसेज आया था उसका। क्या मैसेज? दे बेटा। मम्मी करता हूँ थोड़ी देर में। यू का मैसेज ना है। उसका नहीं है मतलब? मतलब वो मम्मी नहीं माँ बोलता था हमें, और जब मैसेज कर सकता है तो फोन काहे नहीं उठाया, और बाद में फोन किया भी तो नहीं उसने। प्रशांत सर, इस पवन के कॉल रिकॉर्ड निकलो। हमका तो पहले से शक था कि भैया कौन प्रॉब्लम में है। पवन जहाँ काम करता है वहां का फोन नंबर, एड्रेस, ये डिटेल्स तो होंगे आपके पास? कभी बताया नहीं, बस इतना ही बताया रहा कि काम मिल गया है। सर जी ये देखो कुलबीर राणा बैंक से निकल कर आ रहा है, और सर इसके हाथ में ये बैग भी है। सर मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे 70 लाख के गहने लेके भाग गया वो। सर एक कांस्टेबल उसके घर पे भेजा था, वो घर पे नहीं है। आपकी सासू माँ ज्योति राणा, उसकी वसीयत है आपके पास? सर गड्डी में लेकर आइए। जी अभी लेकर आए। इसके हिसाब से तो ज्वेलरी में आधा हिस्सा कुलबीर का है, बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मतलब आपके बीवी के नाम की है। जी हाँ सर, इसी की तो खुंदक निकाली है उसने। पूरे 70 लाख के गहने लेके फरार हो गया वो। आपकी सासू माँ बीमार रहती थी? हाँ सर, BP और डायबिटीज की मरीज थी, और मरने से 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनका कुलबीर से पैसों को लेकर। पर आपने बताया था कि कुलबीर अंतिम संस्कार करने की बहुत जल्दी में था। हाँ सर जी। अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। वो और उसका दोस्त दिलीप, दोनों को बहुत जल्दी थी। ठीक है आप जाइए, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। अनुज, कुलबीर का अपनी माँ के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, फिर माँ मर जाती है, जल्दी जल्दी में उसका अंतिम संस्कार होता है, और अब ये कुलबीर ज्वेलरी लेकर घर से गायब है। सर कहीं इस कुलबीर ने ही अपनी माँ को? हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुलबीर को पैसों की ऐसी क्या जरूरत थी, क्या उस पर कर्जे थे या उसके शौक ऐसे थे। दूसरी बात, इसके पास ज्वेलरी है तो बेचेगा जरूर। आसपास के एरिया में जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दो, खासकर जो चोरी के गहने खरीदते हैं उन्हें। सर
से इधर ये लड़का? 8 महीना हो गया, शायद बाहर गांव से आया था। अच्छा लड़का था, किसी से लेन देन कुछ नहीं, नौकरी नहीं था, फिर नौकरी लगा, पर हर रोज टाइम से जाना आना। कोई दोस्त यार? नहीं साहब, कोई दोस्त यार नहीं, यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं था। सर, पवन मिश्रा का कॉल रिकॉर्ड से। सर, इसमें एक नंबर है जिस पर पिछले 6 महीने से पवन ने कई बार फोन किया है। पता चला किसका? बबलू यादव का। एड्रेस बोरीवली ईस्ट का है। सुनो, ये बबलू कहाँ रहता है? ये बबलू? हाँ साहब। पवन का है? पवन भाई। पवन भाई को मैं ऑटो में लगा था 6 महीना पहले। अच्छा आदमी है, पर तभी टेंशन में था वो। कैसे टेंशन? काम नहीं था ना उसके पास। वो पटना बिहार से मुंबई इसीलिए तो आया था काम मांगने को, करने को। फिर अपना एक जानने वाला है, मैं उसके पास लेके गया उसको काम के लिए। ये प्लास्टिक के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर, 12 टाइप के डिब्बे हैं। डोर टू डोर जाके सेल्स करना है। बेसिकली मार्केटिंग का काम है। कर सकोगे? हाँ, मैंने MBA किया है। ये BA, MA, MBA इधर कुछ मतलब का नहीं है। यहाँ ये डिब्बा बेचना पड़ता है। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी और सीधे काम शुरू। लगन से काम करोगे तो 20-25 हजार रुपए महीने का कमा लोगे। कर सकोगे? वरना आदमी लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। करेगा ना? सोच क्या रहा है? अरे हाँ जगन भाई, करेगा। हाँ हाँ जगन भाई। पवन भाई को मैं फिर मिला 1-2 बार और तभी काम अच्छा चल रहा था उसका। फोन पे बातचीत होता था मेरा उससे लगातार, पर यही पिछले 15 दिन से नहीं आया वो काम पर। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे को जगन भाई का फोन आया ना, उन्होंने बोला मेरे को कि वो तुम्हारा लड़का नहीं आ रहा, उसको बोलो आने को। फिर आगे? फिर मैंने फोन ट्राई किया पवन भाई को, बट उधर से स्विच ऑफ बोल रहा था वो। कुलबीर राणा जी, मैं उनकी वाइफ। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। घर पर नहीं है वो। घर की तलाशी लो। अरे आप लोग अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं? अरे बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? घर की तलाशी लो, देखो जेवर मिलता है क्या। अरे कहाँ अंदर चले जा रहे हैं? अरे छोड़िए ना, क्या हो क्या रहा है? आपका पति आपके सास के जेवर लेके बैंक से भाग गया है। सर, ये दुकान के पेपर्स मिले। सर, कुलबीर भैया बहुत परेशान थे सर। ये दुकान का सारा पैसा बैलेंस है ना। कितना? तकरीबन 20 लाख सर। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर, वो उनकी मम्मी के अंतिम संस्कार के लिए गए थे ना, तभी। फिर उन्होंने कहा मुझे जाना है, वकील से मिलना है, और वो उनके जीजाजी वो भी साथ गए थे। लास्ट वही बात हुई थी। फिर मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया कई बार, लेकिन सर फ़ोन बंद आया। हमने सुना है कि उनकी माँ के अंतिम संस्कार के दिन तुम बहुत जल्दी में थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। कोई घाई नहीं थी सर। लेकिन पैसों की घाई थी। सर, वो क्या है ना कि दुकान का मालिक हफ्ते में 3 बार आके गया और वार्निंग दिया, फ्राइडे तक पैसा चुकता नहीं किया तो खाली करवा देगा। ठीक है, कुलबीर अगर तुम्हें कांटेक्ट करता तो सबसे पहले तुम हमें कांटेक्ट करोगे, समझे? जी सर। अनुज, 20 लाख का कर्जा था, 70 लाख के गहने लेकर क्यों भाग गया? 35 लाख तो उसके हिस्से से ऐसे ही मिलने वाले थे उसे। सर, माँ का घर जायदाद बाकी सब तो बहन के नाम हो गया था। सोचा होगा कि जो जेवर मिले वो क्यों लौटा दे। लेकिन गहने लेकर फरार होने से कुलबीर का काम नहीं होने वाला है। क्या बात कुछ और है जो हमसे छूट रही है? हाँ, पवन तो यहाँ काम करता है ना साहब, पर साहब यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए साहब, मैंने बबलू को फोन किया था। वो क्या है ना, ये लोग प्लास्टिक का माल बेचते हैं, तो माल इनके पास होता है। अब जब ये काम नहीं करने वाला है तो कंपनी का माल वापस दे देंगे। सुनो। जी साहब। तुम इसी फैक्ट्री में काम करते हो? जी साहब, यही काम करता हूँ। पवन को जानते हो?
जी साहब जानता हूँ। किधर है वो? साहब अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कहाँ है वो। उसका यहाँ किसी से झगड़ा? ऐसा तो मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। वो क्या है, वो डेली बेसिस पे काम करता है और मैं भी डेली बेसिस पे ही काम करता हूँ। वैसे मैं प्राइवेट फैक्ट्री में परमानेंट जॉब करता हूँ साहब। वो क्या है, मेरी पत्नी बीमार है, इसके लिए मैं ओवर टाइम के लिए आ जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर मनोज, यहाँ के लोगों के हाव भाव से तो पता चलता है कि पवन से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड बता रहा है कि पवन इन लोगों के टच में है। क्या बोले? कुछ पता चला? नहीं, उन्होंने कहा जैसे कुछ पता चलेगा तो वो हमें फोन करेंगे। माँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। खा लो? पीने वाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में है। हेलो, कब से पड़ा ये यहाँ? मालूम नहीं साहब, मैं यहाँ से जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, आके देखा तो लाश है। जा तुम्हें निगाह चला 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 बॉडी चेक कर। तो चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया है। कातिल नहीं चाहता था कि इसकी शिनाख्त हो जाए। सर ये मिला। किसी चीज की रसीद लगती है, इसमें नाम और एड्रेस भी है। इसे लैब भेज दो। ओके सर। और कुछ मिला? नहीं सर, और कुछ नहीं। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन कर। ओके सर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो, अपने धंधे में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और ईमानदारी का फल भी तो मिलेगा। जितना ज़्यादा काम, जितनी ज़्यादा ईमानदारी, उतना ज़्यादा पैसा। शुक्रिया जग्गू दादा। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पे किसी भारी चीज पे वार करने की वजह से हुई। हो सकता है कोई पत्थर हो और फिर उसी चीज से उसका चेहरा भी बिगाड़ा गया। और क्या लिखा है इसमें? सर, बॉडी पे जो स्लिप मिली थी उसकी लैब रिपोर्ट है। ये स्लिप एसएसबी के बैंक के लॉकर की स्लिप है और इस पे एक लॉकर नंबर भी है। हैरानी की बात यह है कि ये लॉकर ज्योति राणा के नाम पे है। इसका मतलब वो डेड बॉडी कुलबीर राणा की है, जो ज्वेलरी लेकर फरार होने के बाद शायद किसी ने उसको मारा है। उसकी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर, सुमन, सुमन, सुमन संभालो अपने। ये कुलबीर नहीं हो सकता, ये कुलबीर नहीं हो सकता। सुमन उठो, सुमन चलो चलो यहाँ से। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर, चेहरा तो बुरी तरह से कुचला हुआ है। हाथ या पैर देख के बता सकते हैं? सर, हाथ और कद काठ ही देखकर तो ये कुलबीर ही लग रहा है। ठीक है, आप रुकिए बात। ठीक है सर। अनुज, रिस्क नहीं लेते। इस बॉडी का डीएनए इसकी बहन उषा के साथ मैच करवाते हैं और इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और बॉडी को यही रहने दो। सर, लाश के मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। क्या यह कुलबीर था? अगर था तो कुलबीर को किसने मारा, क्यों मारा, शक्ल क्यों बिगाड़ दी? इस हैवानियत के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? पुलिस के लिए अब चुनौतियां बढ़ने लगी थीं। साहब मैंने नहीं चुराया। क्या हुआ? साहब मेरा नाम सुधाकर है और गणेश मंदिर के पास मेरे कपड़े का होलसेल व्यापार है। ये श्याम है, मेरे पास काम करता है। मैंने किसी पार्टी को देने के लिए इसे 20 लाख रुपए दिए थे और अब खाली हाथ वापस आकर कहता है कि इसे लूट लिए। सब ये झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। क्या हुआ रे?
साहब मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी भीड़ थी साहब, पहले पीछे से धक्का लगा, फिर आगे से धक्का लगा, कोई पीछे लेके गया, फिर कोई आगे लेके गया साहब। मेरे हाथ में बैग था साहब, पता नहीं बैग भी कहाँ चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब ये झूठ बोला था हम लोग है ना, कहाँ हुआ ये सब? सर ये उस मार्केट एरिया का सीसीटीवी फुटेज। सब वो देखिए मैं। अरे सर बैग गया कहाँ? ये तो जैसे जादू है। रिसिप्ट ले करो। साहब वो हमारा बिटवा पवन को पता चला? तुलसी जी अभी तक तो पवन का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में होगा, कितने दिन हो गए, कुछ खबर नहीं है वो कहाँ है, कैसा। ये तो अपना पवन है, अनी तो अपना पवन है, साहब ये अपना पवन है। क्या हो गया? आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि ये पवन की फोटोग्राफ है? माँ ना बचपन में बहुत जिद करके बुलवाया था। कहाँ है अपना बिटवा? कहाँ है? क्या हो गया? इसकी डेड बॉडी कुछ दिनों पहले गोरेगांव पुलिस ने रिकवर की थी। माँ 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी ही आती है मुझे इन्फॉर्म कर देना। साहब हमें बेटा उसको कौन मारे? साहब बताओ आप उसके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। लीजिए। साहब हमें पवन को कौन मारा होगा? वो तो बड़ा ही शरीफ है, यहाँ काम करने आया था, थोड़े पैसे जमा हो जाए तो हमको यहाँ बुला लेने वाला था। साहब मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ, आप ढूंढो उसको किससे मारा। देखिए पवन के जेब में हमें एक लॉकर की रिसीट मिली है और उस लॉकर में 70 लाख के गहने थे और वो गहने गायब है। हमें लगता है कि आपका बेटा इस शहर में बड़ा बनने के चक्कर में कुछ गलत काम कर रहा था। नहीं साहब, हमारा पवन ऐसा काम नहीं करेगा, वो बड़ा ईमानदार है, चोरी चकारी नहीं कर सकता। साहब जरूर उसको किसी ने फंसाया होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये पवन मुंबई में नौकरी करने आया था, नौकरी तो उसे मिल गई पर शायद वो खुश नहीं था और इसीलिए उसने चोरी की। हो सकता है। अनुज दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ये कुलबीर सच बोल रहा है कि वाकई पवन और उसके साथियों ने ज्वेलरी उससे लूटी है, फिर पवन का अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने पवन को मार डाला। सेकंड, शायद कुलबीर ने ही पवन को मारा है और ज्वेलरी लेकर भाग गया है, लेकिन गया कहाँ? बैंक के सामने तो चोरी हुई नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ही आदमी हमें बता सकता है और वो है कुलबीर। और इस कुलबीर का कुछ पता नहीं चलता, उसका फोन गाड़ी में मिलता है और कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। अगर ये कुलबीर ने किया ना तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। इस कुलबीर की फोटो हर जगह पे सर्कुलेट कर दो, ये मुंबई छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये कुलबीर चाहिए। जी सर। हेलो सर, पवन मिश्रा केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में। हम लोग कुलबीर राणा की मिसिंग कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये कुलबीर राणा के मां के बैंक लॉकर की रिसीट पवन मिश्रा के जेब में मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब हम लोग इसी के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। राइट सर, इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच। श्योर।
तुलसी मिश्रा को उसका बेटा मिल के भी नहीं मिला। पवन मिश्रा की गुमशुदगी की फाइल फिलहाल क्लोज तो हो गई, पर उसकी बेरहमी से की गई हत्या, जेब में लाखों रुपए के लापता गहनों की रिसीट और इन गहनों से जुड़े व्यक्ति कुलबीर राणा की गुमशुदगी ने पवन मिश्रा की गोरेगांव और बोरीवली थानों में कई एक नई फाइलें खोल दी। इधर गोरेगांव पुलिस एक विचित्र आपराधिक चुनौती से जूझ रही थी। ये सब हुआ कहाँ था? सर मैं एटीएम से पैसा लेकर ही आ रही थी इसी फुटओवर ब्रिज से। अचानक पता नहीं कैसे मेरा पर्स कौन लेके छीन के भाग गया, कुछ पता ही नहीं चला सर। सर इस फुटेज में भी कुछ नहीं है। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? अनुज तुम्हें याद एक क्रिमिनल था, नजीर मामू साहब। नजीर मामू का एनकाउंटर तो आप लोग ने कर दिया था, आपुट ने तो खबर दिया था उसका, इसीलिए तो तुझे बुलाया। वही खेल वापस शुरू हो गया यहाँ गोरेगांव में। वो जादू गैंग वाला खेल। बराबर। अब तक 3-4 वारदातें हो चुकी है। किसी का पैसा गायब है, किसी की ज्वेलरी गायब है। अभी ये अपना मामू जो है ना, नजीर मामू, ये ऊपर से आके थोड़ी काम बजा सकता है। इसका ना जरूर कोई ना कोई फंटेरी काम बजा रहा रहेगा। वही तो जानना है। नजीर के तो पूरे गैंग को हमने अंदर किया था, फिर उसका कौन सा शागिर्द बाहर रह गया था। ये लोग नजीर के स्टाइल में काम कर रहे हैं। 5-6 लोगों का गैंग है, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता चल रहा है। बोल कौन है ये? मावा, मस्तान मावा साहब है तो साहब वो नजीर मामू का फंटर, लेकिन पुलिस के हाथ लगाने साहब वो बहुत बच के निकल गया साहब। ये मस्तान मावा मिलेगा कहाँ? अरे साहब अभी क्या लेने का इधर? तेरे को लेने आया हूं। चलेगा? ले चलो ना साहब, ले चलो मेरे को। पैरों से पैरालाइज हो गया हूँ, इलाज के लिए पैसा भी नहीं मेरे पास। इलाज के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और ये इतना सब कुछ ऐसे ही बन गया? साहब ये सब तो दिखावा है, अंदर से एकदम खोखला हूँ। कब से तेरी हालत? 3 साल हो गए साहब, दवाई ज्यादा, खाना कम खाता, बेकार हो गया हूँ साहब। ठीक है, इसकी फिजिकल हालत देखकर लगता नहीं कि ये इन्वॉल्व होगा, लेकिन क्राइम करने का तरीका वैसा ही है। जी सर, इसकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लोग है कौन? हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। अनुज एक काम करते हैं, एक बार ये सारे सीसीटीवी फुटेज एक साथ चला कर देखते हैं, कोई ना कोई चीज तो कॉमन जरूर निकलेगी। प्ले करो। स्टॉप। वो ऑन करो। स्टॉप। ये प्ले करो। स्टॉप। अनुज ये और ये तीनों फुटेज में कंधे पर बैग है सेम, लेकिन इनके चेहरे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सीसीटीवी के सामने, इसलिए जानबूझकर चेहरा छुपाए। इनके कंधों पर देखो एक ही बैग है। जो सीसीटीवी कुलबीर का हमने देखा वहां ये नहीं हुआ, शायद आगे उसके साथ भी यही हादसा हुआ होगा। सर मतलब एक प्रॉपर गिरोह है जो पूरी प्लानिंग के साथ काम करे। करेक्ट। लेकिन सर वो कुलदीप वाली इंसिडेंट से जुड़ा आदमी पवन मिश्रा, जिसके जेब में वो लॉकर की रिसीट मिली थी, हो सकता है वो भी इसी गैंग का मेंबर हो, लेकिन अब वो तो मर चुका। बोरीवली पुलिस ने उसके एक दोस्त के बारे में हमें बताया था, वो ऑटो ड्राइवर बबलू। लेकिन सर कोई पवन को क्यों मारेगा? हो सकता है कि लूट के माल को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ हो और पवन को मार दिया हो। इस बबलू ड्राइवर को उठाकर लेकर आओ, अब आगे की बात ये बबलू ही बताएगा हमें। सर साहब मैं नहीं जानता पवन भाई को, साहब मैं नहीं जानता। बेरोजगार था, मैंने काम दिला दिया उसको, 1-2 बार फोन पे बात कर लिया उससे, बस वो अच्छा आदमी था, उतना ही साहब, बस उतना ही। अपन ऑटो वाला आदमी है साहब, कहाँ। दिन भर ऑटो चला चला के थकता होगा ना तू? हाँ सर मैं थक जाता है। थोड़ा आराम कर ले तू।
अनुज, इसका क्या करना है ना तो मुझे बाद में बताता हूँ। साहब मेरी बात सुनो साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब, आप सुनो तो सही साहब, मेरा लेन देना नहीं है आप साहब। इसको क्यों रोक के रखा है? साहब ने कहा है रात को एनकाउंटर करके ठिकाने लगाएंगे इसको। यहाँ पर रहेगा तो मुफ्त की रोटी तोड़ेगा सरकार की। साहब 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 साहब, मैं बोलने के लिए राजी हूँ साहब, मैं सब बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। आप साहब को बोल दो जाकर। अरे साहब मेरे से गलती हो गई साहब, बोल दो ना साहब। चल बोल। जो चाहिए एक बार लिस्ट बना लो। शादी के रोज मत कहना ये रह गया वो रह गया, ये चाहिए वो चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ मम्मी, बस हो गया। तुम्हें कुछ भी एक्सपेंसिव चाहिए मुझे बताना, मम्मी को नहीं। ओके, टॉप सीक्रेट। यस। चलो चलता हूँ मैं। बाय। सुनिए, हाँ चाय चाय मैं आके पी लूंगा। अच्छा सुनिए, हाँ नरेश भाई ज्वेलर्स के जाना है शाम को 6 बजे। 6 बजे आ जाऊंगा मैं। याद रहेगा? अरे माय डियर वाइफ, पक्का आ जाऊंगा टाइम पे। बाय। पक्का 6 बजे, लेट मत होइएगा। बाय। हमसे गद्दारी करेगा, देख तेरी हालत क्या करता हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 6 बजे की खबर मिली थी, चाचा ने रवाना भी कर दिया था। अपनी क्या गलती, धूरा वहां पर। कितनी बार बोला था आपको कि 6 बजे तक आ जाइएगा? 5 बजे से मैं और मेरी बेटी तैयार होकर बैठे हैं। अरे यार एक मीटिंग आ गई। तुम्हारी मीटिंग ही इम्पोर्टेंट है। कल चलेंगे पक्का। मेरा मतलब सर पार्टी पहुंची नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब बोलो ना, मेरा फोन बज रहा है साहब। हाँ मेरा फोन बज रहा है। फोन बज रहा है, उठा उठा। अंकल फोन कर रहा है। हाँ जी अंकल। सुन, कल शाम को धूर लेट हो गया था, अब तू जल्दी निकल और पोल पे पहुंच। धूर पहुंच रहा है, बाकी के लोग भी पहुंचते होंगे, जल्दी निकल। हाँ जी अंकल। कर देता हूँ। हेलो, अरे कहाँ पार्क कर दी गाड़ी? ठीक है, अच्छी लगी। अरे चलो थोड़ा इधर ही चल के यहाँ। अरे क्या हुआ? मेरे बैग कौन लेके गया? अरे तो पिछले 8 महीने से जादू का खेल दिखा रहे थे। बॉस कौन है तुम्हारा? सर वो तो चेंबूर वाले ऑफिस में नहीं। वहाँ ताला लगा हुआ है। सर वो निकल लिया था। फोन आया था साहब उसका, बोल रहा था कि मार्केट में मिलेगा। सर ये सभी चोरियां कबूल है इन लोगों ने। इसमें कुलवीर, श्यामलाल और मलाड की मिसेज नारंग का भी केस। इसके अलावा और 6 केसेस हैं। 3 सेंटा क्रूज, 1 विलेपार्ले, 1 घाटकोपर। और वो गणेश मंदिर वाला व्यापारी जिसके वर्कर के हाथ से वो 20 लाख रुपए से भरा बैग भी छीना गया था।
पिछले 8 महीने में जादू के बहुत शो दिखाए तुम लोगों ने। एक बात बताओ, कुलबीर को क्यों मारा? कुलबीर को क्यों मारा? सर हम उसे क्यों मारेंगे? हमने तो बैंक के बाहर उसका सामान हड़प लिया और चुपचाप वहां से चंपत हो गए सर। अरे ए भाई साहब क्या कर रहे हो यार? अरे मेरा बैग, अरे मेरा बैग कहाँ गया? पवन मिश्रा को क्यों मारा? सर मुझे जाने दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, साइन हॉस्पिटल में है सर। तेरी बीवी साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 15 लाख रुपए खर्चा है। विशाल जी, ऑर्गन केमिकल्स में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं, 20,000 रुपये तनख्वाह है तुम्हारी, तो बीवी के इलाज के लिए 15 लाख रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? यही तुम्हारा पार्ट टाइम बिजनेस है। और हाँ, सिर्फ सच बोलते। बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ सर। बैंक के बाहर से जो हमने बैग लूटा था, उसमें जो जेवर थे वो सब पवन के पास थे सर। मैं पवन के पीछे गया और मैंने उसको बोला कि इसमें कुछ जेवर मुझे दे दे सर। वो हरीश चंद्र की औलाद बन रहा था, बोला कि अंकल से धोखा नहीं करेगा। जिससे तुम्हें ये जादू का खेल सिखाया था, गुरु को नहीं। ये धूर चल रहा है, फोकस रखो उसके ऊपर। बैग ऊपर आई, धूर को धक्का दिया, धूर ने इधर देखा, उतने में बैग खींच लेना। जैसे ही बैग खींची जाएगी, धूर उधर देखेगा किसने खींचा, ये बैग उसके बीच में रहेगी, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। बैग ऊपर, चलो बैग ऊपर, बैग ऊपर। ये धक्का दिया, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? बैग मेरा। वो आदमी तो नहीं है सर? वो अंकल है हमारे। मैं चलता हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। जिधर भी जाओगे मास्टर को भूलना नहीं, पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि ये जादू का खेल मैंने सिखाया तुमको। चलता हूँ। तेरा ये जादू हमने भी सीख लिया है, गुरु दक्षिणा नहीं लेगा हमसे तू। ले चलो इसे। ये चोरी का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुलबीर की मौत अब भी पहले बनी हुई है। नहीं अनुज, ये पहले भी सुलझ जाएगी। ओके। अब तक कुलबीर के बारे में हमें सिर्फ एक आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुलबीर का फोन हमें गाड़ी में मिलता है, और ये पवन मिश्रा जिसकी लाश की शिनाख्त होना नामुमकिन था, उसे ये आदमी कुलबीर साबित करने पर तुला हुआ है। बता कुलबीर कहाँ है? तूने ही उसे कहीं छुपा कर रखा होगा, बता। सर जी, आप क्या कह रहे हैं? सच बता, कुलबीर को क्यों मारा तूने? सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। अनुज, जादव, शुरू हो जाओ। सर बता रहा हूँ सर, मैं वो जब बैंक के बाहर खड़ा था तो कुलबीर ने आकर मुझे चोरी की बात बताई। अरे मैं लुट गया, किसी ने बैग छीन लिया मेरे हाथ से। सर मुझे कुलबीर की नीयत में खोट नजर आ गया था। मैं उसे अपने घर ले गया, वहाँ उस पर दबाव बनाया, पर वो चोरी की बात पर डटा रहा। दीदी समझाओ ना जीजा जी को। अरे मेरे पास नहीं है कोई बैग। साले साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी नीयत खराब हो गई है? अम्मा जी ने घर हमारे नाम कर दिया, तो सारा माल तू अकेले हड़पना चाहता है। चल बता, कहाँ छुपा के रखे जेवर? निकाल, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं है। उसकी लाश कहाँ है? मैं और मेरी बीवी ने मिलकर घर के आंगन में पीछे उसे दफन कर दिया। बेवकूफ इंसान, ज्वेलरी वाकई में चोरी हुई थी। कुलबीर पैसों के पीछे भाग रहा था, वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुम लोगों ने लालच में आके एक मासूम आदमी को मारा है। इसकी बीवी को भी उठाकर लेकर आना। लालच वो बीमारी है जो लालची को तबाह तो करती ही है, पर कभी कभी अपनी चपेट में कुछ मासूमों को भी ले डूबती है। बदलते वक्त के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनका तरीका भी बदलता जा रहा है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
ये लीजिए सर। सर आपके वे 7,480। सर इस बार दिवाली की ये हमारी दुकान की सबसे बड़ी खरीदारी है, और इस बार इतने पटाखे पूरे मोहल्ले को बहरा करने का प्लान है क्या? है? अरे अरे अरे, तुम क्यों चाय बना रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं बना देती हूँ। अरे दादी मैं बना लेता हूँ। देखो ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ अपनी बीवी को। अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। हाँ, अभी से उसे ऐसी आदतें डाल दोगे तो आगे जाकर तुम्हारे सर पे नाचेगी। दादी आप भी ना टिपिकल टीवी सीरियल की सास बहू की तरह बातें कर रही हैं। आप तो जानती हो, जब मैं बैंगलोर में अकेला था, जॉब करता था, तब खुद की चीजें खुद ही किया करता था। बेटा उस वक्त तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, तब भी तुम लगे हुए हो। अरे दादी बीवी है वो, नौकरानी नहीं। और आप भी इतना टेंशन मत लो, आप चल के बाहर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए भी गर्मा गर्म चाय ले आता हूँ। करो जो मन में आए तुम्हारे, हमारा क्या, हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे। The government has decided कि इस बार 12th स्टैंडर्ड के लिए पूरा सिलेबस आएगा, so you have to prepare the children for that. Excuse me. आप इसे अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दीजिए और स्टैम्प और सिग्नेचर ले लीजिएगा। Sure, मैम। थैंक यू। जल्दी आओ जल्दी। अरे ये फोन की आवाज आ रही कहीं से। ये तो माता जी की बहू है। चल ले। हेलो रिया बेटा। हाँ भाभी जी, अरे आपके घर में ब्लास्ट हुआ है। आइए साहब। चलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? वो तो पता नहीं साहब, बड़ी जोर का धमाका हुआ था, किचन का विंडो से उड़ गया। हम लोग यहाँ आए तो देखा किचन में से धुआं निकल रहा है, तो लगा शायद सिलेंडर फट गया है। और अंदर जाके देखा तो सिलेंडर तो ठीक ठाक है। कौन कौन घायल हुआ? उपाध्याय जी की माँ और उनके बेटा और बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। कहाँ है वो लोग? उपाध्याय जी से बात हुई है, वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए। इसमें धमाका हुआ? पड़ोसियों का कहना सही है, सिलेंडर या कुकर नहीं फटा है, और जिस तरह से चारों तरफ राख और पटाखे की स्मेल है, बॉम्ब या बारूद हो सकता है। प्रसाद सर, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। जी सर। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में रहने वाले उपाध्याय परिवार पर जैसे कहर टूट पड़ा था। उनकी बूढ़ी माँ और उनका बेटा शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सिर्फ 5 दिन पहले ही शेखर की शादी हुई थी। परिवार में अब तक जश्न का माहौल था कि किसने इनकी खुशियों को इस तरह आग के हवाले कर दिया था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा भी कोई हादसा हो सकता है। माँ जैसी सास और मेरा बेटा तो
कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, सबसे प्यार से रहता था। ये दोनों हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। हंसते खेलते इंसान सफेद चादरों में लिपट गए। और मेरी बहू रिया, उसके तो हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। शादी के 5 दिन बाद वो विधवा हो गई, उसका सुहाग उजड़ गया। सर, मिस्टर उपाध्याय के फैमिली बैकग्राउंड चेक करने के लिए हमने घर के आसपास जाके पूछताछ की। पता चला कि मिस्टर उपाध्याय एक प्रोफेसर है और अमोदिनी बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड कॉलेज की प्रिंसिपल है। बेटे इंजीनियर था, घर में बुजुर्ग दादी भी थी और बहू तो अभी भी 5 दिन पहले शादी होकर घर आई है। ये उपाध्याय फैमिली काफी शरीफ और पढ़ी लिखी लगती है। सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धमाके में गन पाउडर यूज हुआ है, वो बारूद जो दिवाली में पटाखे और आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह का धमाका हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि काफी मात्रा में पटाखे खरीदे गए होंगे। एक बात तो साफ है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। फिर इस धमाके की क्या वजह हो सकती है? सुभाष, एक काम करो, आसपास जितनी भी पटाखे की दुकानें हैं वहां जाकर पता करो क्या किसी संदिग्ध आदमी ने काफी मात्रा में पटाखे खरीदे थे। सर, इंस्पेक्टर, रिया को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शी इज वेरी वीक, यू नो। थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। डॉक्टर, रिया जैसे ही बयान देने की कंडीशन में आ जाए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि कल्प्रिट का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके, श्योर। थैंक यू। आपके बेटे की या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा? नो सर, बोला हमारे किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर। मेरा बेटा शेखर किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। वो झगड़ा क्या करेगा सर? और आपकी बहू रिया? वो तो अभी 5 दिन पहले शादी करके आई थी, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, जितना हम जानते हैं उस हिसाब से तो उस बेचारी का किसी के साथ कोई लेना देना तक नहीं है सर। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? वही जो रोज होता है। मैं और देवाशीष कॉलेज के लिए निकल रहे थे और देवाशीष जल्दी करो, मुझे काउंसलिंग मीटिंग के लिए देर हो रही है। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। क्यों खामखा शोर मचा रही हो? ये टाई ढूंढ रहा था मैं अपनी। पता है प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है हमारी। अरे जा रहे हो तुम लोग? लंच तो लेकर जाओ, वरना बाहर का सड़ा हुआ खाना खाओगे और बीमार पड़ जाओगे। थैंक यू। अरे शेखर, रिया, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज अचानक? आपको सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गए। अंदर आ जाए। हाँ। दादी, शेखू मेरा बच्चा, मेरी फिल्मी दादी। कैसा है तू? बस ठीक है, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, देख ले। अरे बड़ा अजीब है ये दोनों। एक हम थे जो शादी के बाद हनीमून करके घर आने को मन नहीं करता था, ये दोनों हैं जो हनीमून खत्म होने से पहले ही घर आ गए। कमाल है ये। हाँ भी ना। लगता है रिया बेटा को मेरा जोक पसंद नहीं आया, है ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं अरे आप भी ना, बच्चे अभी अभी आए हैं, सफर से थके हुए होंगे और आपने जोक स्टार्ट कर दिया। चलिए, मुझे देर हो रही है। बच्चों आप लोग रेस्ट करो, हम शाम को मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय। आप भी ना। उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा कभी लगा तो नहीं। हम रिया को शादी के 1 साल पहले से जानते थे, सब कुछ ठीक था, शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों खुश थे जब हनीमून के लिए गए। जब लौट कर आए तो रिया का मूड कुछ ठीक नहीं था, पर हमने सोचा कि शाम को आके शेखर से बात करेंगे, पर शाम को मेरी बेटी रिया,
ये सब क्या हो गया बहन जी? नहीं पता कैसे हुआ, क्यों? शेखर और रिया कैसे हैं? और माँ जी? शेखर और माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और रिया? रिया इस वक्त आईसीयू में है। रिया गुस्से में क्यों थी? क्या हो सकता है? कहीं ये चोट खाए आशिक वाला मामला तो नहीं है जो उसे हनीमून पर परेशान कर रहा हो और अब उस बात का बदला लेना चाहता हो सकता है सर। सर सुभाष बोल रहा हूँ। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब एक कार्डबोर्ड बॉक्स में प्लेस किया गया था और उस बॉक्स के टुकड़े पर एक कुरियर कंपनी का लेबल लगा है सर जिसने भी ये कुरियर भेजा है इस टुकड़े पर उसका नाम नहीं लिखा है। कुरियर कंपनी कौन सी है और कहाँ से आया था? सर भिलाई से आया है, जिफी कुरियर। पता करो इस कंपनी का लोकल ऑफिस कहाँ है और अपनी एक टीम भिलाई भेजो, शायद वहीं से कातिल का पता चले। सब सर हम लोग रिया के पेरेंट्स हैं। कुछ पता चला ब्लास्ट की वजह क्या थी, क्या हुआ, कैसे हुआ? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, रिया से बात करनी थी हमें, क्या उसे होश आ गया? हाँ, रिया को होश आ गया, आप मिल सकते हैं, आइए। सर प्लीज आप लोग यहीं रुकिए, हमें उससे बात करनी थी। रिया, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे लिए बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। क्या तुम बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था? हम वापस आए, मम्मी पापा कॉलेज गए, शेखर किचन में चाय बनाते हैं और मैं बेडरूम में अनपैक करने। अरे रिया, तुम चाय पियोगी? मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे शेखू देख, जब तू हनीमून पर गया था ना तेरे लिए गिफ्ट आया था। गिफ्ट मेरे लिए? अरे रिया, हमारी शादी का एक और गिफ्ट आया है, जरा बाहर आओ। किसने भेजा है? अरे भाई आजकल तो अच्छा है, शादी में ना जा पाओ गिफ्ट भेज दो। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। दादी, आपके जमाने में गिफ्ट कहाँ हुआ करते थे, बस लिफाफे होते थे। ज्यादा बातें मत बना, खोल खोल देख इसमें क्या है, देख। अरे खोल ना ये। थोड़ी देर में मुझे होश आया। और मैं किसी तरह बेडरूम में गई। और मैंने मम्मी को फोन लगाया। रिया, तुम शेखर से किस बात पे नाराज थी? नाराज? नहीं। लेकिन शेखर के माँ बाप का कहना है कि जब तुम दोनों घर वापस लौटे तुम्हारा मूड खराब था, शायद तुम दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर प्लीज बाद में बात कीजिए। मैं ठीक हूँ। हनीमून से जल्दी नहीं आना चाहती थी। मैं जानती थी कि
घर आने पे कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते शेखर बैंगलोर चले जाएंगे। 1 महीना सब सेटअप करेंगे और फिर मैं वहाँ जाऊंगी। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की पर घर वालों की याद आने लग गई। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 दिन पहले सरप्राइज देने आएंगे। मैं वापस नहीं आना चाहती थी। आते वक्त हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। क्या शेखर ने तुम्हें कभी बताया उसे किसी ने कोई धमकी दी हो या किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मनी? नहीं, सब एक साल पहले सगाई के 1 हफ्ते बाद जब मैं शेखर से फोन पे बात कर रही थी तब। रिया, पता है तुमको मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूं और जब आंखें खोलूं तो मेरी आंखों के सामने तुम ही हो। बैडली मिसिंग यू यार। तो फिर आ जाओ ना। अगर अभी निकलोगे बैंगलोर से तो कल सुबह तक पहुंच भी जाओगे और फिर हम दोनों एक रोमांटिक डिनर पे चलेंगे। सच्ची? एक सेकेंड ना रिया, 1 सेकेंड। रिया, सेकेंड लाइन पे ना एक कॉल आ रही है, प्लीज होल्ड ऑन करो। हाँ, हेलो, हेलो रिया। तो आ रहे हो? डिनर की सारी तैयारी करके रखूंगी। सुनो ना, सेकंड लाइन पे जो अभी कॉल आई थी वो एक लड़के की थी। वो मुझे बोल रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। क्या तुम बता सकती हो कौन था वो लड़का? इंस्पेक्टर, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज बाहर आइए। शेखर को किसी लड़के ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या वो रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था? मेरी बेटी ऐसी नहीं। आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते? पापा, पक्का वो आनंद ही होगा। पक्का वो आनंद ही होगा। वो रिया के पीछे पागल था। वो पागल था, पर मेरी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो आप प्लीज 2 मिनट चुप रहिए। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, 1 साल पहले की बात है। हाय रिया। हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो ना, मतलब कुछ बात। कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी पीते पीते बात भी कर लेंगे। देखो आनंद, मैं तुम्हें 1 बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। रिया, रिया बेटा, क्या बात है? इतनी गुस्से में क्यों है? उस बेवकूफ आनंद की वजह से। आज फिर से उसने मुझे रास्ते में रोका, फिर कॉफी पीने की बात कर रहा था। परेशान कर रखा है उस लड़के ने। रोड पे लड़की कॉफी पिलाने का बहुत शौक है ना तेरे को? भाई, मतलब क्या तेरा? अरे भाई झगड़ा मत कर। छोड़ो, दूर रह मेरी बहन से, समझा तू? क्या मतलब है? अबे इतना मारूंगा कि कॉफी पीना भूल जाएगा तू। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि शेखर को आनंद ने जान से मारने की धमकी दी थी? जी। आनंद का एड्रेस और फ़ोन नंबर दो हमें। जी सर। सर, मैं रिया को बहुत चाहता था। मैंने सब तरीके अपनाए उसे पाने के, लेकिन जब पता चला कि उसकी शादी शेखर से हो रही है तो सर समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने शेखर को फोन कर दिया। तूने उसे फोन करके धमकी दी और फिर उसे मार दिया, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, ये बात सच है कि मैंने उसे भला बुरा कहा था, पर मैं बहुत दुखी था। फिर घर वालों ने समझाया कि लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैंने
कोलकाता में जॉब के लिए अप्लाई किया, सर उसके बाद मैंने कोलकाता में नौकरी कर ली, मैं वहां चला गया। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं भुवनेश्वर आया हूँ और सर कल वापस जाने वाला हूँ। जाने वाला हूं नहीं, जाने वाला था, क्योंकि तू यहाँ छुट्टी पे नहीं शेखर को मारने यहाँ आया था। तू पकड़ा गया और अब तू हमारा मेहमान बन के रहे। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। भरोसा करिए, कोई गलतफहमी हो रही है आपको, मैंने सच में किसी को नहीं मारा। इसको बैठा के रखो सर। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन निकालो। सर 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 गलतफहमी हुई है आपको सर, मैंने किसी को नहीं मारा। सर आप जिस कुरियर की बात कर रहे हैं वो कुरियर किसी आर के शर्मा ने भेजा था। श्योर आर के शर्मा ने भेजा था? ठीक से चेक किया? यस सर, आर के शर्मा ने 15 फरवरी को हमारे भिलाई ब्रांच से कुरियर भेजा था और हमें यहाँ पर भुवनेश्वर में 17 फरवरी को कुरियर मिला था। जब आपको कुरियर 17 फरवरी को ही मिला था तो आपने डिलीवरी 20 फरवरी को क्यों किया? एक्चुअली सर हमने 17 फरवरी को कुरियर डिलीवरी के लिए भेजा था, लेकिन वो घर बंद था इसीलिए कुरियर वापस आ गया। और सर रिकॉर्ड के हिसाब से देवाशीष उपाध्याय ने वो पार्सल लिया था। ये देखिए सर। अगर आपको इस बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर लिखिए। कब तक रिया से हम इस बात को छुपाएंगे? जब भी उसे मिलने अंदर जाती हूँ बस एक ही सवाल, शेखर कैसा है, दादी कैसी है? अब तो उसे मिलने से मुझे डर लगने लगा है। छुपाना पड़ेगा बहन जी। ये बात सुनकर रिया की हालत और खराब हो जाएगी। बेटे को खो चुकी हूँ, बहू को नहीं खोना चाहती। एक बार वो खतरे से बाहर आ जाए फिर उसे बता देंगे। प्रिंसिपल मैम तो बहुत अच्छी हैं, उनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो है ही इतनी अच्छी। तुम लेडी रहो। मम्मी, शेखर कैसे? चुप तो नहीं है सादा? प्लीज सच बताइए, मेरा जी घबरा रहा। बेटा वो पहले से काफी अच्छा है, यही साथ वाले आईसीयू में। अब दादी वो भी ठीक है। मम्मी मुझे शेखर से मिल, प्लीज मुझे शेखर से मिलने ले जाइए। बेटा ऐसे कैसे? पहले आप खुद ठीक हो जाओ फिर ले जाएंगे। मेरी बहू रिया, उसकी सुहाग की मेहंदी अस्पताल में उतर रही थी। जब उसे पता चलेगा कि उसका सुहाग नहीं रहा तो आज के बाद न वो उसे छू पाएगी, न देख पाएगी, न सुन पाएगी, तो उसका क्या हाल होगा। मैं वो माँ हूँ जिसने अपने जवान बेटे के चित्रे देखे। वो मंजर हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, कलेजा मुंह को आता है, दिल फट पड़ता है। पर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वजह नहीं मिलती कि मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। मेरे दिल को तब शांति मिलेगी जब उस इंसान को फांसी पे लटकाया जाएगा जिसने मेरे बच्चे की ये हालत की, मेरा परिवार उजाड़ दिया।
सर मैंने अमोदिनी के कॉलेज में जाकर भी पूछताछ की, वह बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक पियोन था, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसको देख के मुझे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शायद किसी से डर रहा है। इसका मतलब वो पियोन कुछ जानता है। एक काम करता हूँ, कल मैं इस पियोन से एक बार मिल लेता हूँ। सर न्यूज़ देखिए। लगाओ। ये उस नवविवाहिता का दर्द, उसकी चीखें हैं, जिसको आज तक पता ही नहीं था कि उसका पति मर चुका है। बॉम्ब ब्लास्ट में उसके चिथड़े उड़ गए थे। इसकी चीखें सुनकर भगवान को भी रोना आ सकता है। तो क्या पुलिस को इसकी हालत दिखाई नहीं देती? इसका दर्द से भरा और इंसाफ की गुहार लगाता चेहरा दिखता है। तो पुलिस की भूमिका पर इसके परिवार का क्या कहना है? आइए बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? अब हम क्या बताएं? जब भी सवाल करते बस एक ही जवाब मिलता है, जांच पड़ताल चालू है, जांच पड़ताल चालू है। वो शायद अपराधी को ढूंढना ही नहीं चाहते, बस वो तो बस अपनी जांच से संतुष्ट। कल को पता चला कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो हमको पता चला कि ये पुलिस अपराधी के साथ मिली हुई है, तो हमें न्याय कौन दिलाएगा? कहां जाएंगे हम? किसका द्वार खटखटाएंगे? हेलो, जैन सर। हाँ सर, अभी देखा सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ओके सर। जैन सर। सर रिया के बैकग्राउंड चेक करके पता चला कि रिया के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वरुण के बाद बिजू को बेटी चाहिए थी। जब उसके छोटे भाई के घर तीसरी बेटी पैदा हुई तो बिजू ने उसे गोद ले लिया था। वही रिया है। पता करो इस वरुण को रिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक मैं कॉलेज में पियोन से मिलके आता हूं। आ जाओ, डरो नहीं। कुछ बताना चाहते थे हमें तुम? यहाँ कोई है भी नहीं। जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साहब, प्रोफेसर सुनील पांडा प्रिंसिपल मैडम को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल मैडम ने उनकी तरक्की छीन ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ढोलू, आई डिड नॉट गॉट माई टी। गलती हो गई सर, अभी देता हूं। ये पंडा सर, इट्स आई डिडंट गेट टी, नॉट गॉट द टी। हे यू मिस्टर शास्त्री, माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम बिगर देन यू। पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट। आई नो लोकल लैंग्वेज। मैं अपनी मातृभाषा जानता हूं। मैं अपनी मातृभाषा में लेटर लिख सकता हूं। इस बात का गर्व है मुझे। आप लिख सकते हैं क्या? शेमफुल, पुअर गाय। देखिए प्लीज़ आप लोग सुनील जी को इस तरह से परेशान मत किया कीजिए। वैसे भी वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उनकी जगह मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ। सो प्लीज़। आप कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं। आपके होते हुए मेरी प्रिंसिपल की सीट उस अमोदिनी को मिल गई। नहीं, एक सेकंड। आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है कि वो मुझसे बेटर है, मुझसे सीनियर है? आप कहना क्या चाहते हैं? आई एम बेटर टैलेंटेड, माई इंग्लिश ओके, आई शो यू। मैं भी देखता हूं ये अमोदिनी कितने दिन मेरी सीट पे बैठती है। मैं ये सब कुछ आपको पहले ही बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो हिम्मत अब तुमने दिखाई है उसके लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। सर, पियून ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक हम लोग सुनील पांडा को उठा सकते हैं ना? नहीं, पियोन के स्टेटमेंट पे हम सुनील पांडा को नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। एक काम करो सर, ये सुनील पांडा पे नजर रखो। पता करो इसका भिलाई से कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर ये कल्प्रिट है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। ओके सर। सर ऑफ कोर्स मुझे पता है कि रिया एडॉप्टेड चाइल्ड है, और सर रिया और मुझ में कोई डिफरेंस भी नहीं है। तुम्हें रिया से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रिया के आने से तुम्हारी हर चीज़ बढ़ जाएगी? नहीं सर। सर रिया मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। सर मुझ में और रिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता।
ठीक है, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर मुझे भेजो। जी सर। ओके, थैंक यू। सर, कुरियर ऑफिस से फ़ोन था। उसने बताया कि उस पार्सल की डिलीवरी को लेकर किसी ने फ़ोन किया था और एग्जीक्यूटिव से काफ़ी बहस भी की थी। और हाँ सर, उस पार्सल को किसी ने ट्रैक भी किया था। पता करो वो कॉल किस नंबर से आया था। उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी चेक करो जिससे उसने कुरियर को ट्रैक किया था। ओके सर। सर, ब्लास्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, ये बात तो कंफर्म है कि कुरियर बॉक्स में ही बॉम्ब भेजा गया था। उस बॉक्स में वही मटेरियल था जो अक्सर पटाखे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उस बॉक्स में एक बैटरी और एक स्विच अटैच किया गया था जिससे बॉक्स खुलते ही ट्रिगर हुआ। और हाँ सर, एक और बात, रिया में सिर्फ आनंदी नहीं बल्कि उसके कॉलेज का एक और लड़का समीर भौमिक भी इंटरेस्टेड था, जिसके खिलाफ रिया के फैमिली ने 5 साल पहले कंप्लेन लिखवाई थी। उठा लाओ उस आशिक को। ये सच है सर, मैं रिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा सर। फिर उसके माँ बाप ने कंप्लेंट की तो मेरा बहुत मजाक बना था सर। फिर तभी से मैंने कसम खाई कि उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चला गया। और फिर घूम फिर के वापस तो उसी के रास्ते में आ गया, क्योंकि तुझे उस पुरानी बेइज्जती का बदला जो लेना था। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 23 फरवरी को कहाँ था तू? सर, 19 फ़रवरी से लेकर 25 फरवरी तक मैं मुंबई में ही था सर। मेरे दोस्त की शादी थी सर। पूरे वीक में वहीं पर था सर। आप चाहे तो शादी की वीडियोज़ और फोटोज़ देख सकते हो सर। चल माना कि तू सच बोल रहा है। अब ये बता कि बॉम्ब 17 तारीख को भिलाई से कोरियर किया गया था, उस वक्त कहाँ था तू? सर, उस दिन मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा था। मुंबई जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था सर। आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। झूठ क्या है सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सच साबित नहीं हो जाता तू हमारा मेहमान बनकर ही रहेगा। नहीं सर। प्रसाद, मैंने ये रिया के माँ बाप का बैकग्राउंड चेक करो। हो सकता है रिया के माँ बाप की दुश्मनी किसी ने रिया से ही निकाली हो। जी सर। देखिए, हमारी जांच अभी चल रही है। एक बात तो तय है, बॉम्ब किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया था। हाँ, बॉम्ब बनाने के लिए पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। उसी वजह से बारूद की इंटेंसिटी भी काफ़ी हाई थी और इसी वजह से जान माल का भी नुकसान हुआ। हम कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी अपराधी तक पहुँच जाएं। यस सर, ये हमारे सेंटर का ही रिसीट है। उसका नाम आर के शर्मा था और कोई डिटेल नहीं हमारे पास। सर, हमारे यहाँ तो दिन में 50 लोग आते हैं, हम सबकी पहचान नहीं रख सकते। आपके यहाँ सीसीटीवी नहीं है? और स्कैनर? स्कैनर? अगर आपके पास स्कैनर होता तो आप देख पाते कि आप किसी के घर पर बम डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता, आपकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान गई है। अब आपकी कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेन होगा। इंसान और हैवान के बीच में सिर्फ एक फर्क होता है और वो है सोच का। अच्छी सोच जहां इंसानों को जोड़ती है, बुरी सोच नफरत और दुश्मनी पैदा करती है, जो देश और समाज दोनों के लिए ही घातक है। सर, हमने उपाध्याय फैमिली के दोस्त और रिश्तेदारों से जाकर भी पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में उन लोगों में से किसी का हाथ हो सकता है। दोनों के कॉलेजेस में पता किया? जी सर, देवाशीष उपाध्याय के कॉलेज में जाके पूछताछ करके भी हमें खास कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता चला कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। और अमोदिनी के कॉलेज में इंक्वायरी अभी चल रही है। सर समीर सच बोल रहा है। 19 से 25 तारीख तक वो मुंबई में ही था और उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो 17 तारीख को भिलाई नहीं गया और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स में सर कोई संदिग्ध नंबर भी नहीं मिला है। ठीक है, छोड़ दो उसे। सर वो आईपी एड्रेस एक साइबर कैफे का है। मैंने चेक किया, उसका नाम नंबर फेक है। कोई आईडी तो दी होगी उसने वहाँ? वो आईडी भी फेक है सर। सुभाष, इतना तो तय है कि ये आदमी जो भी है इसी शहर का, लेकिन है बहुत शातिर।
भाई एक काम करो ना। क्या? ये जो पार्सल है ना वो सामने कोरियर कंपनी में दे आओ। अब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। नहीं साहब, ये सब काम मुझे नहीं आते। अरे भाई इसमें मुश्किल क्या है? पकड़ो, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो पकड़ो। और ये सुनो, ये पार्सल दो और तुम ये 300 रुपये उनके पकड़ लो और ये तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है ठीक है। और मैं अपना काम निपटा के 10 मिनट बाद मैं यही तुमको मिलता हूँ। 600 ग्राम। ले बेटा, उड़ीसा के बैग में डाल दे। 250 रुपये। समय ने पूछताछ की तो 16 फरवरी को सुनील पांडा कॉलेज गया, अपनी क्लास ली और हमेशा की तरह टाइम पर कॉलेज से निकल गया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17-18 फरवरी को उसका फोन स्विच ऑफ था। ये 2 दिन सैटरडे संडे की वजह से कॉलेज की छुट्टी भी थी। उसके बाद सीधा मंडे को उसका फोन ऑन हुआ। सर मैंने वरुण से और उसके घर के आस पड़ोस में जाके पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वरुण के साथ रिया की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम थी। सर ये एनवल पुलिस स्टेशन के बाहर मिला था, आपका नाम लिखा हुआ था, मैंने उठा लिया। क्या हुआ सर? क्या लिखा है? किसने भेजा सर? कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि ये एक लव स्टोरी थी जिसमें विश्वासघात हुआ और ये धमाका उसी विश्वासघात का अंजाम है। ये जो भी है हमें गुमराह करना चाहता है। सर इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। कहीं ये उनमें से तो नहीं है जिन लोगों से हमने पूछताछ की थी? पॉसिबल है सर। ये देखिए सर, आपने इन दोनों शब्दों पर ध्यान दिया, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। आमतौर पे ऐसी भाषा तो या तो ऑफिशियल लेटर्स में या फिर इंटर डिपार्टमेंटल मेमोज में यूज किए जाते हैं। या फिर MBA ग्रेजुएट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। प्रसाद, तुमने बताया रिया का भाई वरुण MBA कर रहा है। राइट सर। एक काम करो, रिया के भाई वरुण के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन चेक करो। सर सर एक कमाल की इन्फॉर्मेशन हाथ लेके। इस केस में एक नहीं बल्कि 2 MBA है। दूसरे ने तो डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। दूसरा कौन है? सर सुनील पांडा, अमोदिनी के कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर। जी कहिए। अरे सुनील पांडा कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। वो कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ हूँ। कौन आया है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या हुआ है? क्या किया इन्होंने? ये शेखर और तारिणी उपाध्याय के मर्डर में सस्पेक्ट हैं। ये क्या बकवास है? मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया जा रहा है? पहले आप ये बताइए आपका कंप्यूटर कहाँ पर है? कंप्यूटर? अजीब जबरदस्ती है। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं किसी भी शरीफ के घर में आके आप उसे परेशान करें। मेरा भाई हाई कोर्ट में वकील है, 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों की वर्दी उतरवा दूंगी। देखिए मैडम, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। कहाँ है कंप्यूटर? स्टडी रूम में। प्रसाद, सुभाष, मैं कह रहा हूं आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मिल गया सब कुछ? सर लेके चलो। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए। यू आर मिस्टेकन। अरे क्या बात है, आप ऐसे कैसे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोफेसर साहब, अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बता दीजिए। वैसे भी आपके घर से मिले सामान को हमारे IT एक्सपर्ट्स चेक कर रहे हैं। कर लीजिए सर, जितना करना है कर लीजिए, अपनी तसल्ली, मैं निर्दोष हूं। सर हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुनील जी ने भिलाई से बम पार्सल करने से पहले इंटरनेट पर बम बनाने के एक नहीं बल्कि ढेरों वीडियो देखे हैं। और उनके पेन स्टैंड से जो पेन ड्राइव बरामद हुआ है उसे रिकवर करने पर वो लेटर मिला है जो आपको पुलिस स्टेशन भेजा गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, फंसा रहे हैं मुझे।
फंसा नहीं रहे, बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बोल दीजिए, वरना हमारी पिटाई के आगे तो भूत भी बोल पड़ते हैं। बोलो। हाँ, मैंने ही वो बॉम्ब बनाया है। मैंने ही उसे पार्सल बना के अमोदिनी के घर पे भेजा, बदला लेने के लिए। ये किसका कुरियर है भाई? ओह, शेखर का। माँ, कुरियर आया है शेखर के लिए, जब आए तो दे देना। मैं अमोदिनी के पूरे परिवार को मार देना चाहता था। मैं अमोदिनी को मार देना चाहता था। उसने मेरी प्रिंसिपल की पोस्ट मुझसे छीन ली, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा हक। प्रसाद सर, प्रोफेसर साहब के खिलाफ चार्जशीट दायर करो। बदले की भावना ने एक इंसान को हैवान बना दिया था, इस कदर कि उसने 2 मासूमों की जिंदगी मौत के हवाले की और एक मासूम को विधवा बना दिया। जितनी मेहनत सुनील पंडा ने बम बनाना सीखने में की थी, उतनी लगन और मेहनत से अगर अपना काम किया होता तो उसे प्रिंसिपल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पर खुद के बेहतर होने की गलतफहमी और ईर्ष्या ने उसे अपराधी बना दिया और उसने खुद को सांत्वना देने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया, जिसमें एक परिवार तबाह हो गया। मैंने ये मुकाम अपनी मेहनत से पाया था, लेकिन आज इस मुकाम से मुझे नफरत हो रही है, क्योंकि इसने मेरा परिवार उजाड़ दिया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए सुनील इतना आहत है, तो मैं ये कुर्सी छोड़ देती। अरे कुर्सी क्या, मैं नौकरी छोड़ देती। मेरे बेटे, मेरी सास की जिंदगी, मेरे बहू के भविष्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था इस संसार में। मेरा संसार उजड़ गया। शायद मैं ये नौकरी भी ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे ये हर पल याद दिलाएगी कि इसकी वजह से एक पागल इंसान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें